नेपाल से हमारे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है नेपाल की सरकार के बारे में। कहा यह जा रहा है कि नेपाल की सरकार फिर से गिरने वाली है और इस दफा नए प्राइम मिनिस्टर जो आने वाले हैं वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने पहले ही इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ था। तो अब रिपोर्ट देखते हैं कि अब नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करता है और जिस तरीके से केपी शर्मा ओली आने वाले हैं 1.5 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो उसके बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करता है। बेसिकली जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया को उससे काफी टेंशन थी और काफी प्रॉब्लम भी इंडिया के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ बात शेयर करेंगे कि अब केपी शर्मा ओली के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है और क्या सच में वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल में फिर से सत्ताधारी गठबंधन बदलने वाला है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव के बाद चौथी बार सरकार बदल रही है। अब पहले नेपाल का बेसिक क्लियर कर लेते हैं। 2022 के चुनाव में टॉप 3 पार्टियां थी। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस एनसी, उनके खाते में 89 सीट्स आई। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPN-UML, उनके पास 78 सीट्स थी। और पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर CPN-MC, प्रचंड के खाते में 32 सीटें आई थी और सदन में बहुमत के लिए 138 यानी 138 सीटों की जरूरत थी। मगर कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। देउबा और प्रचंड ने साथ में चुनाव लड़ा, मगर पावर शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो गठबंधन टूट गया। फिर प्रचंड ने ओली से हाथ मिलाया, दूसरी छोटी मोटी पार्टियों के साथ बहुमत जुटा लिया। इस तरह प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए। फिर आया मार्च 2023। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। इसमें प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र पौडेल को समर्थन दिया। इससे ओली नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद प्रचंड ने देउबा के समर्थन से सरकार बना ली। उनके बीच समझौता हुआ था कि रोटेशनल बेसिस पर प्रधानमंत्री की कुर्सी का बंटवारा होगा, मगर यह आसान नहीं था। आखिरकार मार्च 2024 में प्रचंड फिर से ओली के साथ चले गए। देउबा नेपाली कांग्रेस को विपक्ष में जाना पड़ा। अब जुलाई 2024 में फिर से नया गठबंधन बन रहा है। हालांकि इस बार कहानी बदली बदली सी दिख रही है। ओली और देउबा ने मिलकर प्रचंड को विपक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को ओली और देउबा के बीच काठमांडू में लंबी मीटिंग हुई। इस दौरान ही गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति बनी। फिलहाल समझौते का ड्राफ्ट बन रहा है। अभी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगभग 32 महीने का समय बचा है। नेपाली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत के 18 महीने ओली प्रधानमंत्री होंगे, बाकी का कार्यकाल देउबा संभालेंगे। इस बाबत 2 जुलाई को औपचारिक घोषणा हो सकती है। ये तो हुई खबर। अब इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमने विस्तार से बात की नेपाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज खिमिरे से। हमने उनसे पूछा ओली और प्रचंड में तकरार की वजह क्या रही, 4 महीने के अंदर दोनों अलग अलग क्यों हो रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैंने ये बोल रहे हैं ना कि डार्क रूम की बात है, पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स है। नहीं तो 4 दिन पहले तीनों ने बजट पास किया। जो गवर्नमेंट ने बजट लाया है उसमें एमएलए UML जिसको बोलते हैं ओली का पार्टी, उसने बजट को सपोर्ट किया। उसके मिनिस्टर्स थे, उसके मिनिस्टर ने अभी आपसे जब मेरी बात हो रही है उनको डायरेक्ट किया कि आप रिजाइन करो, क्योंकि ये हम दूसरे इसमें जा रहे हैं, इक्वेशन में जा रहे हैं। तो कोई प्रिंसिपल और कोई डेमोक्रेटिक डिबेट के कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो ओली को नेतृत्व मिला, एक बड़ी बात है। हंग पार्लियामेंट ओली को नेतृत्व मिला, केपी ओली को नेतृत्व मिला। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रोटेशनल बेसिस पे रिमेनिंग 32 मंथ्स है, पहला हाफ ओली करेंगे, उसके बाद देउबा करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी कोई जिस तरह के ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक डिबेट के बाद पॉलिटिक्स में ये सत्ता उसमें परिवर्तन हुआ, ऐसी बात नहीं है। केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा साथ में सरकार बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। फिर उन्होंने साथ आने का फैसला क्यों किया? इस गठबंधन का आखिर मकसद क्या है? पहला मैं इस तरह से एड्रेस करना चाहूंगा कि नेपाल के पॉलिटिक्स पावर सेंट्रिक है, बिल्कुल पावर सेंट्रिक है। इसलिए उसपे कोई प्रिंसिपल या एथिक्स नहीं है। एक तरह से बोलिए तो
एथिक्स नेपाल के पावर पॉलिटिक्स में एक एलियन सब्जेक्ट है। अब वो लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। 22 दिसंबर 25 को जब पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, एमाले केपी ओली के सपोर्ट में, हालांकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। एक महीने के बाद उन्होंने कोalition पार्टनर चेंज किया, नेपाली कांग्रेस के साथ वो मिल गए। फिर मार्च में इस बार आकर उन्होंने ओली अथवा यूएमएल जो पार्टी है उसने नेपाली कांग्रेस को रिप्लेस किया। कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्कुल डार्क रूम में कंस्पिरेटोरियल मैनर में एक डील की तरह हो गया, जिसका रिपीटेशन कल रात में मिडनाइट में हुआ। राष्ट्रपति भवन में जाकर एमाले ने बोला कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं जो प्रचंड गवर्नमेंट को हमने दिया था, और हम देवबा के साथ मिलकर, नेपाली कांग्रेस से मिलकर हम गवर्नमेंट बना रहे। इतना ही है, इसलिए कोई डिस्कशन, कोई प्रिंसिपल बेस्ड डिस्कशन या डिसीजन नहीं है, ये चलता रहेगा। अब ये दो पार्टी आ रहे हैं, ओली और देवबा भी साथ आ रहे हैं, उनका भी वही कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं। हालांकि इस बार इन लोगों ने बोला कि हम गवर्नमेंट बनाकर संविधान के कुछ एस्पेक्ट्स को अमेंड करेंगे, इसलिए संभवतः वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कमीशन बनाएंगे। लेकिन वो भी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आप लार्जर डिस्कशन के बाद बनाएंगे ना, या गवर्नमेंट ऐलान करती है पार्लियामेंट के अप्रूवल उसमें। लेकिन ये दो पार्टीज ने डिसाइड किया, एमाले और कांग्रेस मिलकर, उसमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उनको भी इन्वॉल्व किया, उनकी कंसेंट के बिना तो उनका नाम देते नहीं है। इसलिए एक डील की तरह हो रहा है, एक लार्जर पॉलिटिकल नीड या डिबेट से गाइडेड होकर ये नहीं कर रहे हैं। ओली और देवबा के गठबंधन का मतलब है कि मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। प्रचंड के कार्यकाल में भारत नेपाल संबंध आखिर कैसे रहे और नई गठबंधन सरकार में भारत नेपाल संबंधों में क्या हो सकता है? देखिए, बाय एंड लार्ज इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है उसमें एक स्टेबिलिटी है, कुछ कंस्टेंट फैक्टर्स हैं जहां नेपाल इंडिया के नीड्स को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेस्पेक्ट करती है और अप्रिशिएट करती है, ये बाय एंड लार्ज। लेकिन विगत एक दशक में 2015 में हुआ कि नेपाल में जब संविधान जारी होने जा रहा था तो इंडिया ने बोला कि आप जारी मत करो। इसमें नेपाली प्लेयर्स जो इंडिया के साथ काम कर रहे थे उन्होंने भी ये सोचा, ये डिसाइड किया, इंक्लूडिंग प्रचंड, ओली, देवबा, कि ये इंटरफेरेंस है, हम नहीं मानेंगे। उसके बाद संविधान ब्लॉकेड हुआ, रिलेशन नीचे चला गया। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया 2019 में, उसमें इत्तेफाक से दोनों समय ब्लॉकेड के टाइम में शुरू में सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में ओली बने और बॉर्डर डिस्प्यूट में ओली बने। जब तक आप ये रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं करेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह, तब तक मुझे लगता है कि कभी इस तरह के सिचुएशन आ सकता है। प्रचंड के टाइम में फिर भी उन्हें एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुआ था। लेकिन नेपाल में एक तो पार्टीज का हुआ, आम धारणा में ये कि 2005-6 के जो पॉलिटिकल चेंजेस थे उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, एक जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी था उससे चला गया। नेपाल में माओइस्ट, जिसको इन्होंने टेररिस्ट बोला था इंडिया ने, उनके साथ कोलैबोरेट किया और रेडिकल एजेंडा को नेपाल में इम्पोज करने में वो सहायक बना। और आज तक माओवादी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंडिया के सपोर्ट से आने के बाद भी जो ट्रांजिशनल जस्टिस वगैरह हुए वो पूरा नहीं हुए। इसलिए इसमें नेपाल के एक्टर्स के प्रति आम जनता के रोष है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया ने नेपाल के जो आंतरिक मामले में हद से आगे चला गया पुश करने के लिए। अब दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उन्हीं का दांव भारी पड़ गया। 9 जून 2024 को मैक्रों ने संसद भंग की थी, फिर नए चुनाव का ऐलान किया था। उसके पहले उनके गठबंधन इनसेम्बल के पास संसद के निचले सदन में नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें थी। हालांकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, जबकि 2017 के चुनाव में मैक्रों की पार्टी रेनेसा ने अकेले दम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2022 के चुनाव के बाद उनको अल्पमत की सरकार चलानी पड़ी। इसको मैक्रों के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया।
फिर आया जून 2024। यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन की नेशनल रैली को जबरदस्त फायदा हुआ। इससे मैक्रों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, जिसके बाद मैक्रों ने संसद भंग कर चुनाव कराने का ऐलान किया। उनका इरादा था संसद में बहुमत जुटाकर भरोसा हासिल करना, मगर नतीजों ने उनकी उम्मीद में पलीता लगा दिया। 30 जून को पहले राउंड की वोटिंग में उनके गठबंधन को सिर्फ 20% वोट मिले। वे तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर मरीन ला पेन की नेशनल रैली यानी एनआर है, उनके पास 33% वोट हैं। अब आगे क्या होगा? फ्रांस में 2 राउंड इलेक्टोरल सिस्टम है। वहां पहले राउंड में चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। अगर पहले राउंड में किसी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते, फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। उसमें पहले राउंड के 12.5% से अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत होती है। सेकेंड राउंड में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला कैंडिडेट विजेता होता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में 577 सीटें हैं। पहले राउंड में सिर्फ 80 उम्मीदवार 50% का कांटा पार कर पाए। बाकी सीटों के लिए 7 जुलाई को वोटिंग होगी। और आखिर ये चुनाव इतने अहम क्यों है, आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उनके पास सेना की कमान होती है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय उनके पास होते हैं, जबकि सरकार की कमान प्रधानमंत्री के पास होती है। उनके पास नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मगर आमतौर पर नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी के नेता पीएम बनते रहे हैं। दूसरी चीज, कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास संसद में बहुमत होगा, वो किसी भी बिल को पास कराने में अड़ंगा लगा सकती है। यानी मैक्रों के लिए अपनी मर्जी चलाना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस के चुनाव पर हमने पहले भी विस्तार से बात की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि केपी शर्मा ओली कैसे आ सकते हैं संसद में या प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि नेपाल की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे पुष्पा कमल दहल है, जिन्होंने पहले शेर बहादुर देउबा के साथ गठबंधन बनाया, फिर उसके बाद केपी ओली शर्मा के साथ गठबंधन बनाया। फिर जब केपी ओली शर्मा को लगा कि यार ये तो मुझे हुकूमत नहीं देने वाले और मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो मार्च 2024 में उन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया। और अब जो नया गठबंधन बनने जा रहा है, जो कि बन रहा है केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा, ये दो वो पार्टीज है जिन्होंने पहले भी एक साथ हुकूमत की है। 2022 से पहले आप सबको पता है 2020-19 में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे। जब उन्होंने अपना टाइम पूरा किया तो उसके बाद शेर बहादुर देउबा आए थे, और जब उसकी हुकूमत खत्म हुई तो नया इलेक्शन हुआ और प्रचंड आए। प्रचंड ने पिछले 2 साल से नेपाल के ऊपर हुकूमत की है। अब बात ये आ रही है कि 32 महीनों का ये टर्न्योर बाकी है और 32 महीनों में 16 महीने बाकी है, यानी 1.5 साल बाकी है। तो अब बात ये आ रही है कि 1.5 साल के लिए शेर बहादुर देउबा और 1.5 साल के लिए केपी ओली शर्मा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। केपी ओली शर्मा ने कहा कि पहले मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरे बाद अगर कोई बनेगा तो फिर बनेगा, सबसे पहले मैं बनूंगा। अब यहाँ पे प्रचंड से मुस्ताफी होने की यानी इस्तीफा लेने की बात की है, तो उसमें प्रचंड ने कहा कि भाई मैं मुस्ताफी नहीं होगा। तो अगर ये मुस्ताफी नहीं होगा तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट होगा तो वो खुद ही हट जाएंगे और फिर नया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और वो बनेगा केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली के बनने के बाद मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि वो जब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था तो इंडिया नेपाल के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप खराब थे। अब देखने को ये मिलेगा कि क्या रिलेशनशिप बेहतर होते हैं या इंडिया नेपाल के बीच में और ताल्लुकात खराब होते हैं। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।